हेलो गाइस, वेलकम टू एमसीसी। मैं हूं आपका आरपी सर। कैसे हो बेटा सभी? तो आज हम लोग पेपर नंबर 40 का डिस्कशन करेंगे। पेपर नंबर 40 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। पेपर नंबर 40 स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ट्रिक्स चाहिए हो केमिस्ट्री की, जिससे क्वेश्चन आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ में खुशखबरी और है जो आप लोगों को आई थिंक पता चली हो, कल की डेट में जो हमारी सरकार है उसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करी है। कितने कब लॉन्च होगी कब नहीं होगी, अमेंडमेंट्स क्या क्या उसमें आएंगे, बिल्कुल जैसा लिखा है क्या वैसा ही होगा, या कुछ चेंजेस आएंगे, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, जिसके अंदर आपको बिल्कुल ब्रीफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब बिल्कुल ब्रीफ में, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, बिल्कुल ब्रीफ में आपको वो सारे पॉइंट्स बता दूंगा मैं जो आपके लिए जानने जरूरी है। क्लियर? चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले सॉल्यूशन वन देखना बेटा। इसमें क्या दिया हुआ है? फॉर वन मोल ऑफ अ वंडरवाल गैस, ठीक है, व्हेन बी इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 300, द पीवी वर्सेस 1/v प्लॉट इज शोन बिलो द वैल्यू ऑफ द वंडरवाल कांस्टेंट ए इज। तो देखो बेटा, पहले तो अपन इक्वेशन देख लेते कौन सी है। अब ये होती है p प्लस ए बाय वी स्क्वेयर एक मोल के लिए, इनटू का v माइनस का b इक्वल टू आर टी। अब b तो इसने 0 ले रखा है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा पी वी प्लस का ए बाय वी। बी 0 है, पी वी प्लस का ए बाय वी इक्वल टू आर टी। तो यहाँ से क्या हो गया? पी वी इक्वल टू आर टी माइनस का ए बाय वी। अब ग्राफ जो है वो किस में दे रखा है? इसको वाई ले रखा है, पी वी को, और ये 1/v को क्या ले रखा है? एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी वाला इक्वेशन बनेगा बेटा। इसका मतलब जो m है वो इक्वल टू आ गया माइनस ए। तो a क्या है? अपना स्लोप है बेटा, इसका मतलब स्लोप निकालना है। तो अब यहाँ से a का वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? अब y2 y1 कौन से? देखो ये दो पॉइंट इसने दिए हुए, इसको इसको पॉइंट 1 मान लूं, इसको पॉइंट 2 मान लूं। तो y2 कितना हो जाएगा? 21.6 माइनस का 20.1, तो 5 और 1 1.5 आ गया। तो ऊपर आ गया 1.5, नीचे कितना आ गया? 2 माइनस का 3 माइनस का 1, तो इसका मतलब 1.5 हमारा ए का वैल्यू आ गया। तो देखो ए ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है। क्लियर? ए ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है, ठीक है ना। एक कीबोर्ड रख लिया यहाँ पे, आगे करने का काम आएगा। अगला क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन in the Bohr orbit of a hydrogen atom is अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बतानी है। ए नॉट इज बोहर रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा हमारे पास? हाफ एम वी स्क्वेयर, और साथ में एम वी आर इक्वल टू क्या होता है? एन एच अपॉन 2 पाई। क्योंकि मेरे को एच की टर्म में रखना, तो मेरे को ये रखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या मैं वेलोसिटी को कर सकता हूँ एलिमिनेट? मतलब वेलोसिटी को मैं, वेलोसिटी इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई एम आर ऐसे लिख दूंगा, और इस पहली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो काइनेटिक एनर्जी का यहाँ से जो नेट फॉर्मूला बनेगा, बनेगा हाफ एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन नीचे 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से देखो, एक एम से एम गया तो कितना हो गया? ये ऊपर बच गया ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर। क्लियर? अब इसने बोला ए नोट जो है बोहर रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेकंड का अपन को निकालना है। तो आर रेडियस क्या होता है बेटा? एन स्क्वायर बाय जेड। सेकंड शेल का मतलब 4 है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 आ जाएगा, तो 4 a नोट आ जाएगा। तो आर जो हुआ वो हुआ बेटा 4 a नोट। जो रेडियस है वो कितना आ गया? 4 a नोट। क्लियर? तो जरा देखते हैं इसमें कितना आएगा।
अब n की जगह मैं कितना रख दूंगा सेकंड शेल के लिए, तो ऊपर आ गया 4 4h स्क्वायर, नीचे कितना आ गया 8 पाई स्क्वायर m। अब r इक्वल टू 4a नोट था, r का स्क्वायर करूंगा तो इंटू का 16a नोट का स्क्वायर रखूंगा। अब यहाँ से कितना हो गया, ये 4 पे गया, ठीक है। तो ये आ गया h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a नोट स्क्वायर। देखो कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है, h स्क्वायर अपॉन 32 पाई स्क्वायर m a नोट स्क्वायर, बिल्कुल बी ऑप्शन मैच कर गया। क्लियर, इजी था। अगला क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट एंड डायमंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज आर करेक्ट। ग्रेफाइट हैज हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देन डायमंड, बिल्कुल सही है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। क्यों हायर इलेक्ट्रिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन इसमें होता है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे ग्रेफाइट स्ट्रक्चर में घूमता है एक प्लेन के अंदर, दैट्स वाई की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा रखता है। ग्रेफाइट इज हार्डर देन डायमंड, गलत है, डायमंड ज्यादा हार्डर होता है, बिकॉज ग्रेफाइट को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट करके डायमंड बनाया जाता है, तो ये पॉइंट तो गलत है। उसके बाद है ग्रेफाइट हैज हायर सीसी बॉन्ड ऑर्डर देन डायमंड, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ग्रेफाइट हैज हायर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं ग्रेफाइट में, जबकि डायमंड में जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड ही है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा ही होगा। ग्रेफाइट हैज हायर थर्मल कंडक्टिविटी देन डायमंड, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका लेयर सिस्टम होता है ग्रेफाइट का, बीच में लुब्रिकेंट होता है, ये स्लाइड भी करती है लेयर्स, तो हीट जो है वो ऐसे बिल्कुल नीचे तक जा रही है, तो ग्रेफाइट की हायर थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं हम लोग डायमंड से। तो 1 3 4 3 पॉइंट बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इसका बेटा आ जाएगा। क्लियर, देन आगे 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली। आइसोथर्मली का मतलब क्या है, डेल्टा टी इक्वल टू 0 हो गया बेटा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच निकालना, तो डेल्टा एच आइडियल गैस के लिए क्या होता है एनसीपी डेल्टा टी 0, इसका मतलब 0 ही आ गया, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर, वैल्यूज का कोई रोल नहीं है, वैल्यूज उसने बस सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी थी। क्लियर, उसके लिखा हुआ है AgNO3 वाज एडेड टू एन एक्वस AgNO3 टाइट्रेशन, अच्छा कंडक्टोमेट्रिक कर्व के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, टू एन एक्वस KCl सॉल्यूशन। तो यहाँ से क्या बनाएगा, देखो ये बेटा बनाएगा AgCl प्लस का KNO3। अब स्टार्टिंग में AgCl बन रहा है, AgCl तो हमारा प्रेसिपिटेट होता है, अगर प्रेसिपिटेट है तो डिसॉल्व होगा नहीं, इसका मतलब कोई भी कंडक्टेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मोलर और वॉल्यूम में जो बनाऊंगा स्टार्टिंग में जो ग्राफ है वो इस तरह से आएगा, बिल्कुल कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जब ये खत्म हो जाएगा, मतलब जब Ag प्लस और Cl माइनस आपस में बिल्कुल AgCl बना लेंगे, अब बच गया K और NO3, ये क्या है सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट है तो ये आयोनाइज भी होगा बेटा, आयोनाइज होगा तो 1 से 2 बन रहा है, तो इसका मतलब कंडक्टेंस जो है वो बढ़ेगी। तो ऐसा कुछ ग्राफ आना चाहिए, तो पहला तो बिल्कुल गलत है, घटेगी तो है ही नहीं, दूसरा भी गलत, तीसरा ये कर्व सा दिखा रहा है, फोर्थ मेरे को दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और इसने पी क्यू आर एस दे रखा है, इसका मतलब फोर्थ ही आंसर होगा। अगर 3 आंसर नहीं है तो चौथा फिर आंसर यही वाला ग्राफ पाएगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन में मेरे को दिख तो नहीं रहा है यहाँ पे, बट क्योंकि इसने पी क्यू आर एस लिखा हुआ है, इसका मतलब डी बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ पाएगा, एस वाला। तो ये आपका ग्राफ हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ BF इन BF3 इज इतना, अवेयर CF इन CF4 इज इतना। देखो BF3 में ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिखा रहा है, ऐसा क्यों है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, बिकॉज BF3 में बैक बॉन्डिंग होती है, आप लोगों को एग्जांपल याद ही रखना है, सिग्निफिकेंट p पाई इंटरेक्शन बिटवीन B एंड F इन BF3 वेयरएज देयर इज नो पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। क्लियर, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंप्लीट ओजोन एनालिसिस ऑफ द गिवन कंपाउंड। देखो ओजोन एनालिसिस का सिंपल सा फंडा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, कि जहां डबल बॉन्ड दिखे, ओजोन एनालिसिस का सिंपल सा फंडा है, डबल बॉन्ड दिखे उसके डबल बॉन्ड को तोड़ो और यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन लगा दो दोनों तरफ, ठीक है। तो पहले वाले में अपन के पास क्या बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस का CHO, ठीक है, CH ये डैश पे है और ये नीचे वाला भी डैश पे है H, और यहाँ पर CHO, ठीक है। फिर आगे क्या बनेगा CHO वापस से, फिर H,
फिर डैश पे CH3 CHO, फिर वापस से क्या बनेगा CHO CH3। अगर मैं ध्यान से देखो, इसने ऑप्टिकली एक्टिव पूछा, इसमें तो कोई होगा नहीं, इसमें भी कोई नहीं होगा, सेम है। इसमें अगर देखूं तो दोनों तरफ सेम आ गए, तो ये भी नहीं हो गए, तो ऑप्टिकली एक्टिव तो एक भी नहीं बनेगा, तो जीरो आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल सा फंडा था बिल्कुल। द नंबर, ये तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है बेटा। द नंबर ऑफ एल्डोल रिएक्शन दैट अकर इन द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज, तो देखो तीन मॉलिक्यूल यहाँ पे चाहिए हो गए एल्डोल के, और लास्ट वाला ये जो प्रोडक्ट है ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH है, ये क्या कैनिजारो प्रोडक्ट है, दिस इज द कैनिजारो प्रोडक्ट। पहले मैं आपको करवा चुका हूँ, पेपर देख सकते हैं, मेरे को ध्यान नहीं किस पेपर में था, पहले ऑलरेडी करवा चुका हूँ, 3 आंसर इसका आएगा। क्लियर। हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटीज और टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का मतलब इस तरह से, दिस इज द टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेटिव स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पे मैं 2 कर दूं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन कर दूं, ये हाइड्रोजन इस साइड चल जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके सिग्मा सिग्मा से P एम्प्टी, कार्बन का P ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, बिल्कुल सही है। तो पहला तो ये सही है कि सिग्मा P एम्प्टी होगा, तो इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो गलत ही हो गए। देखो ये पहला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि इसका P ऑर्बिटल ही एम्प्टी होगा जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, और नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा। क्लियर, उससे अनस्टेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द इन द फॉलोइंग कन्वर्जन इज, तो HBr एक्सेस, देखो HBr एक्सेस जब भी आ जाए बेटा, HBr एक्सेस आप याद ही रखोगे, साथ में हीट हो रहा है, ठीक है। HBr एक्सेस जब भी आ जाए, अगर एक्सेस में आ जाए तो ये क्या करता है, ईथर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, ठीक है, ईथर को कन्वर्ट करता है अल्कोहल में। अब क्योंकि ये हीट भी दे रखी है, तो ये अल्कीन के अंदर क्या करवाएगा, अल्कीन के अंदर ये क्या करवा देगा, एडिशन रिएक्शन करवा देगा, ठीक है ना। अल्कीन क्या दे देगा, एडिशन रिएक्शन, और ईथर को अल्कोहल में। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है HBr, बट ये कब वैलिड है, जब HBr एक्सेस में होगा। क्लियर, तो देखो इसने ईथर को तो पहले ये अल्कोहल बना दिया, साथ में अब इधर करवाएगा, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, HBr एक्सेस है, तो ये यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू इसके, तो यहाँ पे क्या लगेगा, Br लगेगा, तो मतलब फर्स्ट वाले कार्बन पे Br लगेगा। सेकेंड आंसर हमारा आ गया। अगला है नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन हमारा होता है NH2, ठीक है। इसका अगर नाइट्रेशन मैं करवाऊं इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+ के साथ, तो ये क्या करेगा, बेस होता है NH2, ये क्या करेगा, एक H+ को एक्सेप्ट कर लेगा और ये यहाँ पर बना लेगा NH3+, इसको हम लोग बोलते हैं एनिलीनियम आयन, एनिलीनियम आयन। क्लियर, एनिलीनियम आयन बोलते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एसिमिल गिव्स आल्सो मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज, हाँ बिल्कुल। अब ये देखो जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आए, इसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी, इसका मतलब ये क्या होगा, ये बन चुका है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। अगर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बन चुका है तो ये क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्लियर, मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्लियर है भाई, मेटा डायरेक्टिंग होता है। इन एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रो ग्रुप ऑलवेज गोस टू मेटा पोजीशन। अच्छा, इन इलेक्ट्रोफिलिक substitution reaction amino group is meta directive, electrophilic substitution amino group is meta directive in spite of substituent nitro group always goes to only M position in acidic strong medium aniline is present as anilinium ion। बिल्कुल ये D ऑप्शन आएगा बेटा सही, क्योंकि ऐसे सीधा नहीं होगा, एनिलीन ऐसे तो ये नाइट्रोजन नॉन पेयर दे देगा, तो ये तो यहाँ पर क्या है, ये एक्टिवेटिंग है। तो पहले 3 ऑप्शन के अगर देखें तो इसने बोला ये स्टार्टिंग में डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो कि गलत है, ये स्टार्टिंग में तो एक्टिवेटिंग है। बट हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम जब लेते हैं तो ये एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से ये मेटा डायरेक्टिंग और मेटा प्रोडक्ट आएगा। तो डी ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग सही आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट, ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ 2 डिफरेंट सॉल्वेंट्स A एंड B whose एब्लिस्कोपिक कांस्टेंट K भी दे रखा है बेटा। द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा TV, अब मोलैलिटी यहाँ पर सेम है बेटा, सेम मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, मोलैलिटी सेम है M इक्वल टू MB। तो I यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I भी 1 होगा, तो इसका डेल्टा TV
ए का अपॉन डेल्टा टी बी का इक्वल टू के बी ए का अपॉन के बी का, सीधा लगाएंगे। तो यहाँ से डेल्टा टी बी इसमें दे रखा है एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट की रेशियो 1/5 दे रखी है, तो यही डेल्टा टी बी की होगी, तो 1/5 ही आंसर आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे वैसे इस क्वेश्चन में एक चीज होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें पहले क्वेश्चन ये करा हुआ है 1 ग्राम ऑफ, यहाँ पर ना एक्चुअली इसको वर्ड लिखना चाहिए था ज्यादा एक्यूरेट, सेम नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है ना, सेम नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इज एडेड, ठीक है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ टू डिफरेंट सॉल्वेंट ए एंड बी, तो इसको सेम लिखना चाहिए था, दैट्स वाई हम लोग मोलैलिटी ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाए, बट क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं ऑलरेडी, तो इसलिए यहाँ पे आप ध्यान ही रखना कि सेम, वैसे तो लिख के देता है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो मोलैलिटी हम लोग इक्वल ही मानेंगे। अगर क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज KOH अल्कोहलिक, तो सबसे पहले ये क्या करेगा बेटा, जो बेंजीन है अल्कोहलिक KOH है, तो इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, ठीक है ना, एलिमिनेशन होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, आपको पता ही है जैसे, तो यहाँ से क्या होगा, ये Cl निकल जाएगा, Cl की जगह यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, Cl निकाल लेगा और पाई बॉन्ड आ जाएगा, तो ये अल्कीन बन गया है। अब इसका अगर फ्री रेडिकल में पॉलीमराइजेशन करवाता हूँ, तो इसके बाद इसमें जो कंपाउंड बनेगा बेटा, ये Cl तो अपनी पोजीशन से हटेगा नहीं, देखो ये इसके पैरा पर है, तो इसके पैरा पर है, तो इसके मतलब पैरा पे ही रहना चाहिए, तो अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो ये OH आ रहा है, ये गलत हो गया, सी में भी OH है, गलत है, पहला ऑप्शन मेरे को सही दिख रहा है, बिल्कुल इसके पैरा के अंदर प्रोडक्ट है और एन लग जाएगा यहाँ पे, तो पहला ही आंसर सही आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है अमाइलोपेक्टिन इज कंपोज्ड ऑफ, तो देखो बेटा अमाइलोपेक्टिन के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमाइलोपेक्टिन आपको पता होना चाहिए, ये होता है अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर, क्लियर, होमोपॉलीमर होता है ये अल्फा डी ग्लूकोज का, तो अल्फा डी ग्लूकोज का होमोपॉलीमर होगा, इसके अंदर क्या होता है C1 से C4 जो होता है वो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मेडिकल वाले बच्चों को पता होगा, पहले भी बोला था कि बायो के अंदर ये जो मेडिकल के स्टूडेंट है स्पेशली उनके जो बायोमोलिक्यूल चैप्टर होता है वो तो हमारे केमिस्ट्री में है, बट मेडिकल स्टूडेंट्स की जो है ये ज़्यादा डिटेल में आता है एक्चुअली, तो उनको पता होगा बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, और जो C1 से C6 होता है वो सिर्फ क्या होता है, वहाँ पे भी लिंकेज होता है चेन को आगे बढ़ाने के लिए, तो ये पहला ऑप्शन देगा अल्फा डी ग्लूकोज विद C1 C4 एंड C1 C6 लिंकेज बिल्कुल सही है, अल्फा डी ग्लूकोज विद C1 C4 एंड C2 C6 गलत है, बीटा डी तो होता ही नहीं है बेटा, तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्योर N2 इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अजाइड से, ठीक है ना, बैरियम एंड सोडियम अजाइड, तो देख लो, तो ये रहा बैरियम अजाइड है, एनसीईआरटी का डायरेक्ट है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द डाइपोल मोमेंट ऑफ AB मॉलिक्यूल इज गिवन बाय 1.2, तो मतलब म्यू एक्सपेरिमेंटल इसने दे दी है बेटा 1.2 डिवाई, एंड AB बॉन्ड लेंथ इज 1 एंगस्ट्रॉम देन परसेंट, तो म्यू थ्योरेटिकल निकाल लेते हैं अपन या कैलकुलेटेड बोल सकते हैं, तो ये होता है चार्ज इनटू का डिस्टेंस, चार्ज हमारा आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्योंकि इसने 10⁻18 ESU सेंटीमीटर 1 डिवाई की इक्वल होता है, और 1 एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में रखूंगा तो -8 सेंटीमीटर आएगा, तो ये कितना आ गया 4.8 डिवाई, तो बस यहाँ से परसेंट आयोनिक करेक्टर मेरे को देखना है, तो ये होगा म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू कैलकुलेटेड इनटू का 100, तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, एक्सपेरिमेंटल है 1.2, कैलकुलेटेड अभी हमने निकाला 4.8 इंटू का 100, तो ये आ गया 25%, तो इसका मतलब डी ऑप्शन मेरा आ जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन एक्वस पर मैंगनेट, ठीक है, पर मैंगनेट आयन इन्वॉल्व्स, तो ऑब्वियसली बात है बेटा एसिडिक मीडियम में ये किससे जाता है +7 से +2 में जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा, ठीक है ना, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ जाएगा, तो इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है एसिडिक मीडियम, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम बिल्कुल सही है, 3 इलेक्ट्रॉन ही चेंज होते हैं, क्योंकि MnO4- से किस में जाता है, न्यूट्रल में, किस में जाता है ये, अगर न्यूट्रल हुआ तो ये जाता है बेटा MnO2 में,
तो यहाँ से कितना हो जाएगा, +4 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो बी सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। बिल्कुल इजी था ये तो। द इक्विलिब्रियम Cu 0 स्टेट पे है, प्लस का Cu+2 से इक्विलिब्रियम पर है यहाँ पे 2Cu+1। ठीक है, इसने बोला इन एक्वस मीडियम एट 25 डिग्री सेल्सियस शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, ये लेफ्ट में कब जाएंगे, मतलब इसकी तरफ कब जाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपको बात क्या याद रखनी है कि जो Cu+ है वो Cl- क्या मिलके क्या बना लेता है, CuCl बना लेता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट होता है, घुलेगा नहीं, तो इसका मतलब रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। बैकवर्ड का मतलब लेफ्ट साइड जाएगी। Cn के साथ भी ये क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, और Cu SCN के साथ भी क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है। क्लियर। तो ये 3 प्रेसिपिटेट बनाता है, जबकि NO3 के साथ नहीं बनाता। सोल्यूबल नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट सोल्यूबल होता है वाटर में, तो जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगी। तो बैकवर्ड इन 3 के वजह से जा रही है, तो 1 2 3 मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन आना चाहिए। एनसीईआरटी के डायरेक्ट एनसीईआरटी में दे रखा है ये, आप चाहे वहां से भी दे सकते हैं। ठीक है, उसका लिखा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो पहला है CrH2O6Br2। तो यहाँ से देखो तो क्रोमियम यहाँ पे +2 में आ गया, वाटर न्यूट्रल है, तो क्रोमियम +2 का मतलब है कितना हो गया, 4s1 3d5 तो होता ही है, तो +2 का मतलब हो गया 3d4। ठीक है, D4 हो गया, तो बेटा D4 में अब वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है, वीक फील्ड ही है, मैं गलती से भूल गया। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर अपन को पता है कि ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, तो T2G पहले बढ़ता है और फिर Eg है ऊपर। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो कितने हो गए, 1 2 3। अब क्योंकि वीक फील्ड है तो पेयरिंग होगी नहीं, ठीक है ना, वीक फील्ड है तो पेयरिंग करवानी नहीं है, तो 3 यहाँ पे बढ़ते, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, जो अनपेड है 4 आ गए, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास। अगले पे देखिए, अगर Na4FeCN6, अगर मैं अगले की बात करूं तो ये आएगा Fe+2, क्योंकि यहाँ से माइनस का 4 आएगा, तो Fe+2 में आ गया। Fe+2 में आ गया तो 3d6 होगा, d6 होगा, तो अब क्योंकि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग करवाऊंगा, तो इसके अंदर एक भी अनपेड नहीं आएगा। देखते एक बार जरा, 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि पेयरिंग करवाऊंगा, तो पेयरिंग करवाऊंगा तो इसमें अनपेड आएगी ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें 0 अनपेड है, तो सेकंड वाला तो सबसे लास्ट में जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड वाला सबसे लास्ट में, इसका मतलब बी ऑप्शन गया, डी गया। क्लियर, बी गया और डी गया। क्लियर है बेटा, यहाँ से बी और डी दोनों गए। अब अगला बात करूं, अगर Na3FeC2O4, C2O4 में -2 का चार्ज होता है, एक मॉलिक्यूल पे 3 है, तो -6 का ये हो गया, तो Fe+3 आ गया। अगर +3 आएगा तो 5 है, 5 अनपेड ही जाएंगे ये तो। ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो पेयरिंग का मतलब नहीं बैठता, क्योंकि ठीक है 5 है ये, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हम लोग 3 तो ऐसे करेंगे और 2 इसमें, एक अच्छा इसमें पेयरिंग होगी ना, क्योंकि C2O4 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो T2G में क्या भरूंगा मैं, 3 और उसके 5 पेयरिंग, तो एक इसमें अनपेड रह जाएगा, एक अनपेड रहेगा, तो एक इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, सबसे ज्यादा आएगा पहले वाला, तो पहले वाला आंसर ए सी में से ए वाला ही हो गया, तो यही हमारा आंसर आ गया बेटा। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम इन ml of 0.1 molar AgNO3 required for complete precipitation of chloride ions present in 30 ml of 0.01 molar solution of दिस एज सिल्वर क्लोराइड इज क्लोज टू। तो बेटा ये वर्नर थ्योरी के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे आपको पता ही है, आयोनाइजेबल वैलेंसी जो होती है, यही आयोनाइज करती है ब्रैकेट से बाहर वाली, तो इसका मतलब 2 मोल्स Cl- निकलेंगे यहाँ से। तो अगर मैं मिली मोल्स निकाल लूँ, मिली मोल्स ऑफ Cl- आयन, ठीक है, तो कितना होगा, 30, वॉल्यूम है 0.01 मोलैरिटी है, 2 मोल निकल रहे 1 मोल से, तो यहाँ पर आ गया 0.6 मिली मोल्स। अब कंप्लीट अगर प्रेसिपिटेशन है, इसका मतलब जो Ag+ के मोल्स चाहिए अपने को रिक्वायर्ड, वो भी कितना हो गया बेटा, 0.6। तो यहाँ से क्या कर दो, दोनों के मिली मोल्स उठा के इक्वल कर दो, 0.6 इसके मिली मोल्स है, इसके क्या हो जाएंगे 0.1
मोलर है AgNO3, तो Ag प्लस क्या दिखाना है इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से कितना आ गया बेटा, वॉल्यूम आ गया 6 ml। ठीक है, तो 6 ml वॉल्यूम यहाँ से चाहिए होगा। अगला क्वेश्चन है इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, KSP इतना दिया है, 0.1 मोल ऑफ CuCl is added, 0.1 मोल ऑफ CuCl is added, the resultant concentration of Ag plus in the solution is इतना। ठीक है, the value of x is, तो देखो भी बेटा AgCl जो है वो अपन को कैसे टूटेगा भाई, Ag प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी मैं सॉल्युबिलिटी S मान लूँ तो ये 0 0 है, इक्विलिब्रियम पे 0 होगी इसकी, S होगी इसकी, S होगी। अब इसने बोला CuCl भी इसके अंदर डाल रहे हैं, तो यहाँ से टूटेगा Cu प्लस 2 प्लस का Cl माइनस। ठीक है, CuCl है ना, तो CuCl कैसे ब्रेक करेगा, Cu प्लस में है यहाँ पे, सॉरी प्लस 1 में है, Cu प्लस 1 प्लस Cl माइनस। यहाँ पर इसकी मैं S प्राइम मान लूँ तो ये 0 0 है, तो ये 0 हो गया, तो इसकी S प्राइम है S प्राइम। अब यहाँ पर अगर हम देखें हम लोग तो यहाँ पे Cl माइनस कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी। तो अगर मैं KSP AgCl की बात करूं तो Ag प्लस की तो S थी, इनटू का S प्लस S प्राइम हो जाएगा Cl माइनस का, पहली इक्वेशन। एंड KSP CuCl की बात करूं तो S प्राइम इनटू का S प्लस S प्राइम, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है गाइस। अब यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, KSP और KSP AgCl CuCl रिजल्टेंट कंसंट्रेशन इसने Ag प्लस की दे दी है अपन को 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, S प्लस S प्राइम है बेटा, ठीक है, S प्लस S प्राइम। अब S प्राइम जो है इसने वो 0.1 दे दिया है, अगर मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है, यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी 0.1, अगर इसमें रखा मैंने, सबसे पहले तो यहाँ पे रिजल्टेंट कंसंट्रेशन Ag प्लस की इतनी है, तो यही KSP हो जाएगा वैल्यू ऑफ x, देखो गाइस, तो देखना हम लोग बोल रहे थे यहाँ पे AgCl जो है Ag प्लस और Cl माइनस ऐसे गया, CuCl इतना गया, इसने KSP की वैल्यूज दे रखी है। अगर मैं इसको डिवाइड करके इसको उड़ा दूं, इसको कैंसिल कर दूं, ठीक है, तो ये जो अपना आएगा ये आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो प्लस 6 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 4 आ जाएगा बेटा। 10 की पावर माइनस 4 इक्वल टू, अगर मैं देखूं तो S प्राइम बचेगा, जबकि S प्राइम जो है अपना वो है 0.1, इधर 0.1 करूंगा मल्टीप्लाई तो 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, 10 की पावर माइनस 5 इंटू 0.1 करूंगा तो ये ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस 5 हो जाएगा, तो 10 की पावर माइनस 5, मतलब अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर जो आएगा वो 10 की पावर माइनस 5, क्योंकि इसको डिवाइड करूंगा तो S क्या है, Ag प्लस की सॉल्युबिलिटी है, इसने S ही पूछा है, कंसंट्रेशन, द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस, Ag प्लस की कंसंट्रेशन जो है रिजल्टेंट में S है यहाँ पर, एक मिनट अगर मैं यहाँ पे करके देखूं, हाँ मेरे अकॉर्डिंग तो -5 ही आना चाहिए आंसर इसका, 5 आंसर आना चाहिए इसका। क्लियर, ऐसे ही होगा। अगला क्वेश्चन है 29.2% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है, डेंसिटी दे दी इसने। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl इज इतना, द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ 200 ml, ठीक है बेटा। देखना तो इसमें दिया हुआ है, अब देखो
29% 100 बाय परसेंट वेट बाय वेट दिया, इसका मतलब 100 ग्राम। तो 100 ग्राम HCl स्टॉक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, अपने को 29.2 ग्राम HCl दिया हुआ है। अब मैं अगर इसको क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर इसकी वॉल्यूम निकाल लूँ कि 100 ग्राम के अंदर इतना ग्राम दिया हुआ है, वॉल्यूम मोल की रेशो में मैं इसको ले लेता हूँ, तो इसका वॉल्यूम बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास इसने दिया हुआ है 29.2 ग्राम, ठीक है, अपॉन 1.25 डेंसिटी है। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, 29.2 अपॉन 1.25, ये आ जाएगा बेटा 29.2 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ गया 23.36, ठीक है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, बिल्कुल। तो ग्राम है और ये ग्राम पर ml में है, बिल्कुल सही है। तो ये कितना आ गया यहाँ से 23.36, तो 23.36 ml आ गया यहाँ से, क्लियर। तो हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.25 ग्राम पर ml, तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब इस इतने ml में कितना आ गया भाई, 29.2 अपॉन का 36.5, कितने मोल्स आ गए इसके, अगर मोल्स में चेक करूं तो ये आ गया 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5, 0.8 मोल आ गए बेटा, ठीक है। 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5, तो ये आ गया 0.8 मोल। तो 0.8 मोल आ रहा है इतने में। अच्छा, इसने अब यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना वॉल्यूम चाहिए, 200 ml 0.4 में, तो मिली मोल्स यहाँ पर निकल गए कितने, 200 इंटू 0.4 मतलब का 80, और अगर मोल निकाल लूँगा तो 1000 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 0.08 मोल। तो 0.08 मोल जो है वो अपने को यहाँ पर बन रहे हैं कितने ml में, 200 ml 0.4 मोलर HCl सॉल्यूशन में, और यहाँ पर अपने पास है इतने ml में इतने मोल्स, तो 0.8 है, इसका मतलब अपने पास 23.36 ml में एक कितना बचेगा, 23.36 कितने ml में होगा, 0.8 इंटू का 0.08 में कितना होगा, देख लो 0.08 मोल के लिए। तो यहाँ से क्या करे बेटा, ये सो गया, ये गया, ये कितना आ गया, 0.23 ml आ गया, ये तो गलत लग रहा है। डेंसिटी ग्राम 29.2, इसको अगर मैं 30 ले लूँ तो ये आएगा, अगर इसको मैंने गलत डिवाइड कर दिया, आई थी 30 डिवाइडेड बाय 1.25, 24 सही करा फिर तो, 24 हैज ए डेंसिटी इक्वल टू इतना, 100 ग्राम है, 100 ग्राम HCl स्टॉक सॉल्यूशन है, 29.2 ग्राम है, वॉल्यूम इसका कन्वर्ट करेंगे तो अपन का आ जाएगा, अरे हम लोग गलती कर गए, मास जो है ना वो सॉल्यूशन का होता है ना, डेंसिटी, सॉरी यार, ठीक है ना, गलत कर गए हम लोग। यहाँ पर मास आएगा 100 अपॉन 125, 125 इंटू 100 इंटू 100, तो ये आएगा 400, 125 125, सॉरी 4 नहीं, ये आ जाएगा, 1 मिनट, 8 5 40, 10,000, 8 पे जाएगा, ये 80 पे जाएगा, वो 1 मिनट, 10,000 डिवाइडेड बाय 125, 80 पे गया, 80 ml आएगा यहाँ पे, मैं सोल्यूट की मैं गलत कर गया था पहले, 80 ml आएगा, 80 ml इतना है, तो 0.08 से बना जो अपना वो बना 80 ml, ये सब गलत है, ठीक है, नीचे वाला मैं मिटो देता हूँ, क्लियर, दोबारा लिख देता हूँ मैं, तो ये 80 ml आएगा, तो अब यहाँ पर 80 ml था,
1 से कितना बना 80 अपॉन 0.8 इंटू का 0.08 से कितना बना इतना। तो यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 10 चल गया, ऊपर 10 से 10 कट गया, 8 से 8 कट गया, ये कट गया, 8 ml आ गया। आंसर आएगा 8 ml। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन, टाइम टेकन फॉर इट्स कंप्लीशन टू इतना 1/8 एंड 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन आर T1/8। तो कितना हो गया बेटा ये T1/8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 के लोग, ऊपर कितना अगर मान लूँ 1 मान लूँ तो नीचे कितना हो जाएगा 1/8। तो 1/8 करूँगा तो 8 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। तो T1/10 इक्वल टू कितना होगा 2.303 अपन के लोग 1/10। तो डिवाइड कर दूंगा इसको T1/8 एंड T1/10, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। तो आ जाएगा लोग 8 अपॉन, देखो ना ये कितना आ गया, ये यहाँ पर आएगा लोग 8, ठीक है। और नीचे के से के कैंसिल और नीचे आ जाएगा लोग 10। तो इसने बोला इंटू का 10 भी करना है इसमें, तो इंटू का 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो लोग 8 कितना होता है, लोग 8 हम लोग निकाल लेंगे कैसे, 2 to the 4 to the 8 2 की पावर 3, तो 3 log 2 लिख सकता हूँ इसको, 3 log 2 लिखूंगा तो 0.30, तो मतलब 0.90 आ जाएगा। तो ये आ गया 0.90 अपॉन log 10 कितना होता है 1 होता है बेटा, इंटू का 10। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, log 10 1 हो गया, इसने दिया हुआ है 2 इक्वल टू 0.3, तो 2 की पावर 3 0.90 आ गया। तो बस यहाँ पे 0.9 है तो 9 ml यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सल्फर एटम इन Na2S4O6। S4 है यहाँ पे, देखो बेटा ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। 2 ऑक्सीजन तो लगा दिए, अब 2 ऑक्सीजन आएंगे इसमें इस तरह से, ठीक है ना, सॉल्ट है ना इसका, O माइनस Na प्लस O माइनस Na प्लस, 4 हो गए, 2 ऑक्सीजन ऐसे आ जाएंगे, 6 हो गए। अब देखो 2 2 4 5 और 1 6, पूरी वैलेंसी है, इसमें तो 0 0 आएगा, इस पे आ जाएगा +2 +1 +2, 5 आ गया, इस पे भी देखें तो 5 आएगा। तो डिफरेंस कितना आ गया 5 आंसर आ गया, तो 5 ही आ गया, 5 - 0, 2 सल्फर एटम के बीच में पूछा। अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ NCH2 एंड बॉन्ड्स इन यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन बेटा, यूरोट्रोपिन का तो मेरे को फॉर्मूला भी ध्यान, मतलब फॉर्मूला तो हाँ फॉर्मूला क्या स्ट्रक्चर भी नहीं पता मेरे को, तो ध्यान नहीं है यूरोट्रोपिन। तो बेटा ये क्रैमिंग वाला है, इसको आप देख लेना, कर लेना, ठीक है, क्रैमिंग पार्ट है ये, तो मेरे को तो स्ट्रक्चर याद नहीं है इसका, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ये पेपर सॉल्व हो चुका है, पेपर नो डाउट ज़्यादा मुश्किल नहीं था, 90 से 94 मार्क्स आप इजीली ग्रैब कर सकते हो इसके अंदर, क्योंकि एक तो ये पार्ट अब किसी को नहीं आता, एक ये क्वेश्चन छूटेगा 4 नंबर का, और कोई नेगेटिव हो सकता है तो हो जाए, बाकी कोई क्वेश्चन छूटने वाला तो नहीं है। क्लियर। ओके चलो गाइस, ओके बाय बाय, टेक केयर गाइस।